अलीसा ने मुंदी-मुंदी आँखें खोलकर सामने देखा तो मुहसिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल ब्रश कर रहा था। अलीसा संभल कर उठकर बैठी और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या हुआ? इतनी जल्दी उठ गई? मुहसिन अलीसा की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला तो अलीसा ने किसी बच्चे की तरह अपने दोनों बाजू उठाकर मुहसिन को अपने करीब आने का इशारा किया तो मुहसिन मुस्कुराता हुआ उसके करीब ही बैठ गया। अलीसा ने उसी गर्दन में दोनों बाजू हाइल किए और उससे करीब खिसक कर उसके सीने पर सर रख दिया। क्या बात है मेरी जान? मुहसिन उसकी कमर में हाथ डाले उसके सर को चूमते हुए बोला, आप ना जाएं आज। अलीसा मुहसिन के सीने में मुंह छुपाते हुए बोली। मेरी जान, मजबूरी है। सिर्फ 2 घंटे में मीटिंग अटेंड करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुहसिन उसके नर्म और मुलायम हाथों को अपने बाल लबों से लगाते हुए बोला, नहीं आप ना जाएं प्लीज। अलीसा अपना नाजुक हसार मुहसिन की कमर पर बांधते हुए बोली। सिर्फ 2 घंटे। आई प्रॉमिस 2 घंटों में तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। अभी मेरी जान उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करना है। मुहसिन अलीसा के बाल खुद समेटते हुए बोला, जो खुलकर बिखरे हुए थे। मुहसिन ने उसे अपने बाजू में उठाया और चेंजिंग रूम में ले आया। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मुहसिन अलीसा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। तो मुकसिम वहाँ से बाहर निकल गया। अभी अलीसा ने चेंज किया ही था जब उससे उठकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर 2 कदम चलते उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ। उससे आंखें बंद करके उस दर्द को जब्त करना चाहा, मगर वो बर्दाश्त से बाहर था। एकदम से उसका दर्द खतरनाक हद तक बढ़ गया। अलीसा ने बेसाख्ता ड्रेसिंग टेबल का सहारा लिया और बामुश्किल खड़ी हो पाई। मीर, अटकती सांसों के दरमियान अलीसा ने मुकसिम को पुकारा, मगर उसकी आवाज़ बहुत कम थी, जो शायद बाहर रूम तक नहीं जा सकती थी। अलीसा से खड़े हो पाना बेहद मुश्किल था। उसे दूसरे हाथ को भी ड्रेसिंग टेबल पर रखना चाहा, जब वहाँ पर मौजूद शोपीस ज़मीन पर जा गिरा और ज़मीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। ड्रेसिंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ से मुहसिन भागता हुआ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, मगर सामने अलीसा को बेहाल होता देख उसकी सांस उसके सीने में ही अटक गई। मीर, बहुत दर्द हो रहा है। अलीसा ने बामुश्किल लड़खड़ाती और अटकती सांसों के दरमियान में जुमला अदा किया। मुहसिन भागता उससे करीब गया और पास पड़ी उसकी चादर उसके वजूद के गिर्द फैलाई और उसे अपने बाजुओं में उठाए बाहर की जानिब भागा। अलीसा दर्द से पूरी तरह तड़प रही थी, जबकि आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके बर्दाश्त से बाहर था। ये दर्द, ये तकलीफ बेतहाशा थी, जिसे बर्दाश्त करना अलीसा के लिए नामुमकिन सा काम था। मेरी जान, इधर देखो, मेरी तरफ। आंखें नहीं बंद करना। बस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुकसिम अलीसा के चेहरे की जानिब देखते हुए बोला, जिसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता आंखें भी बंद हो रही थीं। भाई, क्या हुआ है भाभी को? मुकसिम को भागकर नीचे आता देखकर सब घबरा कर खड़े हुए, जबकि इफ़रा भागकर मुकसिम के करीब आई थी। जहाजेब, गाड़ी निकालो जल्दी। मुकसिम ऊंची आवाज़ से बोलता बगैर किसी की भी तरफ देखे भागता हुआ बाहर निकला, जबकि जहाजेब उससे आगे आगे था और मुकसिम की गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का बैक डोर खोला तो मुकसिम अलीसा को लिए गाड़ी की पिछली साइड पर बैठ गया, जबकि मुकसिम के बैठते ही जहांसेब ने गाड़ी तेजी से हवेली से बाहर निकाली थी। मेरी जान, इधर देखो, मेरी तरफ। आंखें मत बंद करो, इधर देखो। मुकसिम अलीसा का चेहरा थपथपाते हुए बोल रहा था, जबकि अलीसा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था, जिसे देखते मुकसिम बहुत ज़्यादा घबरा गया था। गाड़ी तेज चलाओ। मुकसिम जहांसेब की तरफ देखते हुए बोला और अलीसा की तरफ देखा, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। मुकसिम ने सख्ती से उसे अपने सीने में खींचा था। अलीसा का ऑपरेशन शुरू हुए 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऑपरेशन थिएटर के सामने सब खड़े बेसब्री से डॉक्टर्स के बाहर रहने का इंतजार कर रहे थे, जबकि उन सब के चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो सब बेहद परेशान थे। या अल्लाह, तू रहीम और करीम है। मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी उसी से वाबस्ता है। मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। मेरे पास तो जीने की कोई और वजह भी मौजूद नहीं। मुकसिम आंखें बंद किए दिल ही दिल में अपने रब को पुकार रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और कुछ लेडीज़ डॉक्टर्स बाहर आईं, तो सब ने जल्दी से बेसब्री से निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर, मेरी बीवी। मुकसिम डॉक्टर के करीब जाते हुए बोला, तो मुकसिम के मुंह से लफ्ज़ बीवी सुनकर वो डॉक्टर मुस्कुराए, क्योंकि ये उससे पहली दफ़ा ही सुना था कि कोई ऑपरेशन के बाद अपने बच्चों के बजाय अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था, जैसे उसे अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बीवी अजीज़ थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको रहमत और नेमत दोनों से नवाजा है। और आपकी बीवी भी ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप सबको मिलकर
उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हैं। आप सब तो उतना उनका ख्याल रखना ही है कि वो इस तकलीफ़ को आसानी से हैंडल कर सकें और आपके दोनों बच्चे भी बिल्कुल ठीक सही सलामत हैं और 2 घंटों के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं और आपकी बीवी को भी कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। अभी वो दवाइयों के ज़ेर असर हैं, उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा। हो सकता है उनकी नींद सुबह ही खुले। डॉक्टर बताकर मुस्कुराती अपनी कैबिन की जानिब बढ़ गई। बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते एक दूसरे के गले मिल रहे थे, जबकि मुक्सिम को सिर्फ अलीसा की तकलीफ दिखाई दे रही थी। बहुत मुबारक हो यार, आखिर 2 बच्चों के बाप बन गए हो। जैद मुक्सिम के गले लगते हुए बोला तो मुक्सिम मुस्कुराया। तूने तो महफिल ही लूट ली। जहाँ से मुक्सिम की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके गले मिलकर उसे मुबारकबाद दी। पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी गई थीं और बीजान के हुक्म के मुताबिक सारे गांव में खाना और मिठाई दी गई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव ने मुक्सिम और उसके बच्चों की हजारों दुआएं दी थीं। 2 घंटों बाद 2 नर्स 2 बच्चों को छोटे कंबल में लपेटे बाहर लाई थी और एक को बीजान जबकि दूसरे को आलम साहब ने पकड़ा था। बच्चे के चेहरे से कंबल हटाते ही बीजान ने मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उन पर घनी पलकें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत। उस बच्चे के सारे नैनो नक्श मुक्सिम जैसे थे, जबकि आंखें अलीसा जैसी थीं। आलम साहब ने अपने हाथों में पकड़ी गुड़िया के चेहरे से कंबल हटाया तो माशाल्लाह बोलते हंस दिए। वो छोटी सी बच्ची बेहद हसीन थी। मुक्सिम के सारे नैनो नक्श उससे चुरा लिए थे, जबकि आंखें और होंठ, उसके पास पड़ने वाला डिम्पल अलीसा जैसा था। उस गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और आलिम साहब को देखने लगी, जबकि उसकी आंखों का रंग देखकर आलिम साहब गहरा मुस्कुराए थे। ये क्या, हमें तो खुदा ने नीली आंखों वाली गुड़िया दे दी। आलम साहब उस कांच की गुड़िया की पेशानी पर भरोसा देते हुए बोले, अब हमारी बारी। इफ्रा और आयशा दोनों बच्चों को पकड़ती हुई बोली, हाय माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मेरी लाली के बच्चे तो बिल्कुल चांद सितारे हैं। आयशा दोनों बच्चों को चटाचट चूमते हुए बोली तो एक बच्चे ने अपना गुलाबी होंठ बाहर निकाल लिया, जबकि आयशा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने वाला है। पर अगले ही पल उसे अंदाज़ा हो गया जब उसकी कड़ाकेदार आवाज़ हॉस्पिटल में गूंजी, तुम भी अपने मामू की तरह निकलना, अरमानों को आग लगाने वाले। आयशा मुंह बनाकर बोली तो वहाँ मौजूद तमाम अफराद के जोरदार कह के अस्पताल में गूंजे, सब्र रख लो तुम, बस आने ही वाले होंगे वो लोग। मरियम आयशा की गोद से बच्चे को लेते हुए बोली और उसे चुप करवाने लगी। भाई, इफ्रा उस गुड़िया को लेकर मुक्सिम के पास आए तो मुक्सिम ने नरमी से उस गुड़िया को अपनी गोद में ले लिया तो वो अपनी पूरी आंखें खोले टुकर टुकर मुक्सिम की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मुक्सिम ने हाथ बढ़ाकर उसके रुई से भी नरम गालों को छुआ तो हल्का सा मुस्कुराई तो मुक्सिम भी उसे देखकर मुस्कुराया और झुककर अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया तो मुक्सिम की तरफ देखकर खिलखिलाई। उसे देखकर मुक्सिम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तभी मरियम उस बच्चे को थामे मुक्सिम के करीब आई और मुक्सिम के दूसरे बाजू में उस बच्चे को रखा। अब मुक्सिम उस बच्चे को देख रहा था जिसकी आंखें बिल्कुल अलीसा जैसी थीं, डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, जबकि चेहरे के नक्श मुक्सिम जैसे ही थे। मुक्सिम ने झुककर अपने बेटे के गाल पर लब रखे। मुक्सिम उसका इस बार कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, जबकि आयशा के किस करने पर उससे शोर मचा दिया था। उसे देखकर आयशा का तो मुंह ही खुल गया, जबकि इफ्रा और मरियम कहका लगाकर हंसी थीं। कुछ ही देर में वहाँ रौनक लग चुकी थी, क्योंकि बच्चों के मामू जो आ गए थे, जबकि वो अस्पताल नहीं कोई पार्क लग रहा था। जितना वहाँ शोर था और ये भी इसलिए हो रहा था क्योंकि अस्पताल सेहत का था, इससे किसी की जरूरत कि कोई उन्हें कुछ कह जाए। बच्चे के कानों में सरदार साहब ने अजान दी थी, जबकि बच्चे के कानों में रफ़ीक साहब ने, और साथ ही उनके नाम भी रख दिए गए थे, अनाया और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम अलीसा को पसंद था। उसका कहना था कि अगर अल्लाह ने उसे बेटा दिया तो उसका नाम अब्दुल्ला रखना है, जबकि बाकी सबको भी मुक्सिम और अलीसा के पसंद ये नाम बेहद पसंद आए थे। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि वो डिस्टर्ब ना हो। एक नर्स मुक्सिम के सामने आती हुई बोली तो मुक्सिम ने हाँ में सर हिलाते हुए पेशेंट रूम की तरफ कदम बढ़ाए। अलीसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपने वजूद में शदीद दर्द का एहसास हुआ। एक बार आंखें ज़ोर से बंद कर दी, अलीसा ने ज़ब्त किया और दोबारा आंखें खोलीं तो अपने बिल्कुल करीब मुक्सिम को पाया, जो बिल्कुल उसके करीब बैठा सिर्फ उसे ही देख रहा था। अलीसा के देखते ही मुक्सिम फ़ौरन से उठकर अलीसा के करीब हुआ। मेरी जान की तबीयत ठीक है? अब मुक्सिम अलीसा का माथा चूमते हुए बोला तो अलीसा आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और उठना चाहा।
तो मुक्सिम ने नरमी से अलीसा को सहारा देते उसकी कमर के पीछे तकिए सेट करते उसे संभाल कर बिठाया और उससे करीब जगह बनाता खुद उसे अपने हंसार में लिए बैठ गया। अलीसा ने अपना सर मुक्सिम के सीने पर रखा तो मुक्सिम मुस्कुराया। यू विल बी बेटर। मुक्सिम अलीसा के बाल समेटते हुए बोला तो अलीसा ने अभी वक्त हाँ में ही सर हिलाया था। अलीसा ने गर्दन मोड़कर अपनी दाईं जानी देखा जहाँ दो बेबी कॉट पड़े थे लेकिन वो तो खाली थे। इससे अनजाने डर के तहत अलीसा का दिल एकदम से कांपा मगर सामने दरवाज़ा था और उससे दाखिल होते अहमद और अली की गोद में कंबल में लिपटे दो वजूद को देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला जबकि उनके पीछे ही बाकी सब भी कमरे में दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम लाली मेरी जान बहुत बहुत मुबारक हो। आयशा अलीसा की जानिब देखते चहकती हुई बोली और तेज तेज कदम उठाती उससे करीब आई। अलीसा ने मुस्कुराकर सर के इशारे से हाँ में सर हिलाया। आप ही जान ये देखें, हमारे भांजे और भांजी। अली मुस्कुराता हुआ अलीसा के करीब आया और गोद में मौजूद बच्चे को अलीसा की तरफ बढ़ाया जबकि अलीसा ने उन्हें नहीं थामा था। उससे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। उससे बेख्तियार चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाया था। मुक्सिम ने अली के हाथ से उस बच्चे को थामा और अलीसा की तरफ देखा जो उसके सीने में मुंह छुपाए बैठी हुई थी। मेरी जान, ये देखो, ये हमारा बेबी है जो कुछ देर पहले इस दुनिया में आया है। इधर देखो। मुक्सिम बच्चे को अलीसा के करीब करते हुए बोला तो अलीसा ने नफ़ी में सर हिलाया जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी औलाद हो। मुक्सिम उसकी हालत से वाकिफ था। वो समझ सकता था कि वो क्यों डर रही है। बेगम, ये देखो, ये तुम्हारा अब्दुल्ला है और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। मुक्सिम अलीसा को उससे अलग करते हुए बोला तो अलीसा ने एक नज़र उस बच्चे की तरफ देखा। मुक्सिम ने अब्दुल्ला को अलीसा की गोद में रखा तो अलीसा ने कांपते हाथों से उस बच्चे को थामा। अपने बच्चे को देखते ही उसकी आंखें बेसाख्ता नम हो गई थी। ये देखो, हमारी गुड़िया अनाया। मुक्सिम अहमद की गोद से अनाया अपनी गोद में लेते हुए बोला उसे अलीसा के आगे किया जबकि अपनी बच्ची को देखकर अलीसा नम आंखों से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ तो उससे आंखें खोलते अलीसा की जानिब देखा तो अलीसा हल्का सा हंसी। इसकी आंखें तो ब्लू हैं। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखती हुई बोली जैसे उसे बता रही हो उनकी बच्ची की आंखें नीली हैं। हाँ मेरी जान, अल्लाह ने हमें नीली आंखों वाली गुड़िया दी है। और तुम अपने बेटे को देखो, उसे तुम्हारा नज़रअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते मुस्कुरा कर बोला तो अलीसा ने अनाया से नसें हटाकर अब्दुल्ला की तरफ देखा जो आंखें बड़ी बड़ी किए अपने गुलाबी होंठ बाहर निकाले अलीसा को देख रहा था जैसे अगर एक और मिनट उसकी माँ ने उसे इग्नोर किया तो उससे रो देना था। अब्दुल्ला को देखकर अलीसा हंसी और उसका माथा चूमा तो उसका बाहर निकला होंठ फौरन अंदर हो गया और वो मुस्कुराने लगा। तो अलीसा फिर से हंसी और फिर कुछ ही देर में उस कमरे में रौनक लगी हुई थी। हर कोई अलीसा से बातें कर रहा था उसके बच्चों से खेल रहा था जबकि अलीसा सिर्फ सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उससे अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी और ममता का एहसास उसने जो पहली बार महसूस किया था वो इस सबसे हसीन था। हवेली में अलीसा और उसके दोनों बच्चों का वेलकम बहुत धूमधाम से किया था। हवेली में दाखिल होने से पहले ही कई जानवर उन बच्चों के सदके में दिए गए थे। हवेली को चारों तरफ से सजाया गया था। हवेली में पहला कदम रखते ही अलीसा पर फूलों की बारिश की गई थी जिसे देखते वो बेतहाशा खुश हुई थी। अपने कमरे में जाते ही अलीसा की आंख खुली की खुली रह गई थी क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि जी चाह रहा था कि उसे बस देखते जाएं। वो कमरा सजाने वाले बच्चों के मामू थे जबकि बाकी हवेली सजाने वाली बच्चों की खाला मतलब मरियम, आयशा और इफ़रा। कमरे की छत को गुब्बारों से सजाया गया था जबकि सारे फर्श पर गुलाब के फूलों की पत्तियां और जगह जगह पर रंग बिरंगे गुब्बारे मौजूद थे। सामने बेड पर एक फूलों से बड़ा सा दिल बनाया गया था और बेड के ऊपर वेलकम बेबीज लिखा गया था। कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुक्सिम ने लीसा को नरमी से अपने बाजू में उठाते हुए बेड पर नरमी से बिठाया और उसके पीछे ही कमरे में आसिम और उमर दाखिल हुए। उन दोनों के हाथ में अनाया और अब्दुल्ला थे। उन दोनों ने अब्दुल्ला और अनाया को लाकर बेड के बिल्कुल दरमियान बने फूल के दिल में लटाया। अब वो मंजर इतना खूबसूरत था कि कोई भी देखता तो माशाल्लाह लाजमी कहता। अलीसा नम आंखों से उस कमरे को देख रही थी। आज से कुछ महीने पहले वो इस कमरे में मुक्सिम की दुल्हन बनकर आई थी और आज अल्लाह ने उसे दो नन्हे फरिश्ते देकर उसकी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी थी। अब अलीसा को अपनी ज़िंदगी में कोई और ख्वाहिश ना रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात हर चीज़ मुकम्मल नजर आ रही थी। सबसे बढ़कर मोहब्बत जो उसे मुक्सिम से मिली थी। बहुत सारा हल्ला गुल्ला करने के बाद बीजान ने सबको कमरे से निकाल दिया था। यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि धक्के देकर निकाला था क्योंकि कोई भी जाने का नाम नहीं ले रहा था और बीजान का कहना था कि वो अलीसा को और बच्चों को आराम करने दे।
जबकि मुहसिन भी 3 दिनों से बिल्कुल नहीं सोया था। उससे 3 दिन हॉस्पिटल में तकरीबन जाकर ही गुजारे थे और वह हर वक्त अलीसा के करीब ही रहता था। इससे बीजान ने सबको कमरे से निकालते हुए खुद भी कमरे से चली गई। 3 दिनों से अलीसा और मुहसिन को एक सेकंड के लिए भी प्राइवेसी नहीं मिली थी, क्योंकि यंग पार्टी हर वक्त उनके सर पर घूमते रहते थे। मजाल है कि वो टिक कर बैठ जाते, दिन हो या रात। उनका काम था कि उन्होंने एक भी सेकंड उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। बीजान और आलिम साहब की बहुत ज़्यादा डांट खाने के बाद उनमें से कुछ लोग घर जाते हैं, वो नहा धोकर वापस आ जाते, जबकि 3 दिन से उन्हें डांट डांट कर बड़े भी थक चुके थे, मगर वो बिल्कुल नहीं थके थे। सबके जाते ही एलिसा ने नज़र उठाकर मुहसिन की जानिब देखा, जो उससे कुछ फासले पर खड़ा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मुहसिन के देखने से एलिसा भी मुस्कुराई, तो मुहसिन चलता हुआ एलिसा के करीब आया। मेरी दुनिया को मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया, मेरी जान। मुहसिन एलिसा के माथे पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, तो एलिसा मुस्कुराई। मुहसिन उसे अपने हसार में लेते उसके करीब ही बैठ गया और अब वो दोनों बच्चों को देखने लगा, जो उनसे कुछ फासले पर ही बेड पर मौजूद गहरी नींद सो रहे थे। हमारी बेटी बिल्कुल आप जैसी है मीर, लीसा मुहसिन के सीने से सर टिकाती हुई बोली, तो मुहसिन मुस्कुराया। नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। उसकी आंखें और उसका डिम्पल बिल्कुल उसकी प्यारी सी माँ जैसा है। बस उसकी आंखों का रंग थोड़ा चेंज है, मगर कोई बात नहीं। हमारे बेटे की आंखें बिल्कुल मेरी बेगम जैसी हैं। और तुम देखो, मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो अपनी मामा के पास भी खामोशी से रहती है और अपने बाबा के पास भी। जबकि तुम्हारा अफलातून बेटा अपनी माँ के करीब किसी को भी देखते उसे घूरने लगता है। मुहसिन हंसते हुए बोला, तो उसकी बात पर लीसा कहकर लगाकर हंसी, क्योंकि ये तो सच ही था। 3 दिन से वो लीसा के करीब अगर किसी शख्स को भी देखता तो उसे पूरी तरह घूरने लगता, जबकि सबका कहना था कि एक नॉर्मल बच्चा इतना एक्टिव नहीं हो सकता। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव था। जबकि अनाया किसी के पास भी चली जाती थी, अगर उससे कोई पकड़ता या उससे बातें करता तो आगे से खिलखिलाती हंसी मुस्कुराती। शक्ल में चाहे वो अपने बाप की कॉपी थी, मगर उसमें गुण सारे अलीसा वाले थे। जैसे अलीसा सबसे खुशदिली से मिलती रहती है, वैसे ही उनकी बेटी थी। मगर मुहसिन के बेटे में शक्ल चाहे अलीसा जैसी थी, मगर गुण सारे मुकजिम जैसे थे। जैसे मुहसिन अलीसा के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वैसे ही वो भी नहीं करता था। मेरी दुनिया तुम तीनों से मुकम्मल है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तकलीफ में मैंने तुम्हें देखा है, मेरी जान, मेरी तो सांसें अटक गई थी। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुमने दोबारा ऐसी कोई भी तकलीफ से गुजरो। तुम तो क्या, मैं खुद को भी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि तुम दोबारा इस तकलीफ को फेस करो। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे ही मेरी कुल कायनात हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीसा के हाथ अपने लबों से लगाते हुए बोला। चलो, अब कुछ देर आराम कर लो, वरना इन अफलातूनों ने दोबारा आ जाना है और फिर तुम्हें आराम करने नहीं देना। मुकसिम अलीसा को नरमी से बेड पर लिटाते हुए बोला, आप भी सो जाए ना, इतने दिन से आप भी नहीं सोए। अलीसा मुकसिम के गले में बाजू हायल करते हुए बोली। तुम्हारे साथ? मुकसिम आंखें दबाते हुए शरारत से बोला, तो अलीसा खिलखिलाई, ऑफ कोर्स मेरे साथ। हमारे बच्चों से पहले भी तो आप मेरे साथ ही सोते थे, तो अब भी मेरे साथ ही सोएंगे। अलीसा मुकसिम के चेहरे पर उंगली फेरती हुई बोली, तो मुकसिम गहरा मुस्कुराया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेगम का मूड रोमांस करने का है? मुकसिम अलीसा की तरफ शौक निगाहों से देखते हुए बोला। अलीसा सटपटाई, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। अलीसा ने फ़ौरन से पहले मुकसिम की गर्दन से बाजू निकाले, मगर मुकसिम ने निकलने से पहले ही उसके बाजू थामकर दोबारा ज़बरदस्ती अपनी गर्दन में हाइल किए। अच्छा, चलो, तुम्हारा नहीं तो मेरा तो हो रहा है ना मूड रोमांस करने का। मुकसिम अलीसा के लबों को अपने लबों से हल्का सा छूते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है, आप जाएं। अलीसा फ़ौरन घबरा कर बोली। क्यों? अब मेरे साथ नहीं सोना क्या? मुकसिम उसके गाल पर लब रखते हुए बोला, नहीं, तंग करे ना प्लीज़। अलीसा मासूम सी शक्ल बनाकर मुकसिम की तरफ देखती हुई बोली, तो मुकसिम मुस्कुराकर उससे पीछे हुआ और बेड की दूसरी जानिब आया, जहाँ दोनों नन्हे फरिश्ते सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। वो मुकसिम ने बारी बारी दोनों को उठाया और उन्हें नरमी से बेबी कॉट में लटाया और अलीसा के करीब लिटते नरमी से उसे अपने हसार में लेते लेट गया। चलो, सो जाओ, वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मुकसिम मुस्कुराते हुए बोला, तो अलीसा ने उसके सीने पर सर रखकर उसे सीने पर एक मुक्का रसीद किया, तो मुकसिम हल्का सा हंस दिया। अलीसा भी मुस्कुराती आंखें बंद कर गई, जबकि अलीसा की गुर्बत में सुकून पाता मुकसिम भी सुकून से आंखें मूंद गया था। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इफ़रात जान सेब की तरफ देखती हुई मुंह बनाकर बोली, जो कब से उसे फ्रूट से भरी हुई प्लेट खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुहतरमा थी जिनसे ये खाया ही नहीं जा रहा था।
बल्कि वो तो मुसलसल जानसेब से को तंग कर रही थी और खा ही नहीं रही थी। देखो फरी, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम्हारी आगे सेहत देखो कैसी है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसे चुपचाप जो देता हूँ खाती जाओ। जानसेब ज़बरदस्ती उसके मुंह में फ्रूट्स डालते हुए बोला तो इफ़रा मुंह बनाती हुई उसे खाने लगी। उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था कि इफ़रा प्रेग्नेंट है और तब से सब बेतहाशा खुश थे। उनके घर में आने वाली पहली 2 खुशियों के बाद खुशी का दोबारा मिलना उन्हें खुशी से निहाल कर गया था। जबकि जानसेब बेतहाशा खुश था अपनी औलाद को लेकर। वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इफ़रा को या उसकी औलाद को ज़रा सी भी कमज़ोरी हो। इसलिए किसी के मेहनत करने से पहले वो खुद ही इफ़रा को वो चीज़ें खिलाता था जो उसके लिए ताकत पैदा करें और कमज़ोरी को कम करें। गुड, अब ये भी पियो। जहाँ से फ्रूट्स की खाली प्लेट पीछे करता हुआ दूध इफ़रा की जाने बढ़ाता हुआ बोला, आपने क्या मुझे जानवर समझा हुआ है? इफ़रा जान से वो घूरते हुए बोली, क्योंकि फ्रूट खिलाने से पहले वो बोल रहा था कि ये बस लास्ट चीज़ है, उसके बाद वो उसे कुछ नहीं खिला पिलाएगा। और अब वो चीटिंग कर रहा था। फ्रूट्स खिलाने के बाद उसे दूध भी पीने का बोल रहा था, जो इफ़रा को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ बिल्कुल, तुम मेरा पालतू जानवर हो, और अब चुपचाप पियो इसे, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। जान से इफ़रा के हाथों में दूध का गिलास समाते हुए बोला। उस सबर का कड़वा खून पर थी। इफ़रा ने आंखें बंद करके सांस रोककर खटाखट दूध का ग्लास पी लिया और अटकने के अंदाज में झांसेब के सामने रखा, जिसे देखकर झांसेब ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट सब की थी। अब खुश हैं आप? और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। इफ़रा नाराज़गी दिखाती हुई उठी और तनफन कर दी कमरे से चली गई और दरवाज़ा ठाक करके बंद कर गई। जबकि इफ़रा के जाने के बाद झांसेब का कहका छूटा था, क्योंकि जितनी ज़बरदस्ती वो इफ़रा के साथ कर रहा था, शायद उससे कभी खुद के साथ भी नहीं की थी। मगर वो मजबूर था, उसकी सुनती कहाँ थी, इसलिए उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रही थी। आज मुक़सिम का बर्थडे था और मुक़सिम साहब घर से ही गायब थे। वो अपनी बहुत अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था और उसकी वापसी रात को होनी थी और लीसा ने उसके बर्थडे का एहतमाम भी रात का ही रखा था। उसका इरादा मुक़सिम को रात के 12 बजे ही विश करने का था और उसने उस हिसाब से सारा डेकोरेशन भी किया था। ये भी अच्छा ही था कि वो घर पर मौजूद नहीं था, वरना जैसे अलीसा भाग-दौड़ कर रही थी, वो उससे हज़ारों सवाल करता। और आज अलीसा का सवा महीना भी पूरा हुआ था, जिसकी वजह से वैसे भी कल उससे अपने पापा की तरफ चले जाना था, कुछ दिन रहने के लिए। मुक़सिम रात को जब घर लौटा तो 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मुक़सिम ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। अपने कमरे में दाखिल होकर मुक़सिम ने देखा तो अलीसा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी, जबकि दोनों बेबी कॉट में सो रहे थे। मुक़सिम ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखा जो पास ही टेबल पर उसे एक चिट दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर उस चिट को उठाया और उसे पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, कम टू द टेरेस। उसने उस चिट को पढ़कर वहीं पर रखा और कदम टेरेस की जानिब बढ़ाए। मुक़सिम छत पर आया तो छत पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुक़सिम ने कदम आगे बढ़ाए और फिर अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गई। टेरेस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गोल्डन और ब्लैक कलर के बलून्स लगाए गए थे। फर्श पर गुलाब की पत्तियां मौजूद थीं, जबकि सामने टेबल पर गुलाब और उनके दरमियान एक बड़ा सा रेड वेलवेट केक पड़ा था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे टू माय लाइफ लिखा हुआ था। और ये सब देखते ही मुक्सुम को काफ़ी हैरानी हुई। उसके तो जहन से ही निकल गया था कि उसकी बर्थडे है, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी अपना बर्थडे मनाया ही नहीं था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था जब उसे अपने पीछे से कोई चल कर आता महसूस हुआ। मुक्सिम जानता था कि ये हंसी कौन हो सकती है, वो तो उसको उसकी आहट से ही पहचानता था। लीसा चलते हुए मुक्सिम तक आई और उसे पीछे से अपने हाथ सार में लिया। उसके सीने पर दोनों बाजू बांधकर सर उसके सीने से टिका दिया। हैप्पी बर्थडे मीर, अलीसा मुस्कुराते हुए बोली। तो मुक्सिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। मुक्सिम ने मुस्कुराकर अलीसा का हाथ थामा और अपना रुख अलीसा की जानिब किया, जबकि अलीसा पर नजर पड़ते ही वो महफूज सा हो गया। वो ब्लैक साड़ी पहने, जिसकी जालीदार बाजुओं से उसकी धुतिया रंगत और गहरे गले से उसकी गर्दन का खूबसूरत जिस्म साफ आया हो रहा था। चेहरे पर हल्का फुल्का सा मेकअप किए, बाल खुले छोड़कर नीचे से हल्की हल्की कर्ल करके आधे बाल दाएं जानिब अपने कंधे पर डाले, साथ ब्लैक ईयररिंग्स पहने, डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मुहसिन ने उसका ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो बोल्ड कपड़े नहीं पहनती थी, मगर मुहसिन ने एक बार उससे फरमाइश ज़रूर की थी। ये वही साड़ी थी जब मुहसिन ने उसके कपड़ों में ही लेकर आया था और उससे पहनने का भी बोला था, लेकिन अलीसा ने नहीं पहनी थी। अलीसा को आज ये मौका बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने ये साड़ी पहन ली
और मुहसिन के हिसाब से तैयार हो गई। जब वो तैयार हो रही थी तो उससे पूरा यकीन था कि मुहसिन उसे देखते ही ज़रूर उसका फ़िदा हो जाएगा। उसकी इस हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही थी। मुहसिन को देखते अलीसा अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुहसिन यकटक से उसे ही देखे जा रहा था। क्या हुआ? अलीसा मुहसिन का बाजू थामती हुई मुस्कुरा कर बोली तो मुहसिन फौरन होश की दुनिया में लौटा। उफ बेगम, आज क्या इरादे लेकर खड़ी हैं मेरे सामने? होश में आते ही मुहसिन खींच कर उसे अपनी बाहों में भर चुका था। मैं तो सिर्फ आपको विश करने के इरादे लिए खड़ी हूँ। अलीसा मुहसिन के गले में दोनों बाजू हाई करते हुए मुस्कुरा कर बोली। उफ, ये अदाएं। मुहसिन दिलकशी से मुस्कुराया। तो विश ऐसे करते हैं? मुहसिन अलीसा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीसा ने सवारी नजरों से मुहसिन की जानिब देखा। क्या मतलब? अलीसा मुहसिन की जानिब देखते हुए बोली। मुह- अलीसा के बोलने से मुहसिन ने अपना गाल अलीसा के आगे किया तो मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपने होंठ उसके गाल पर रख दिए, जबकि अलीसा के फौरन मान जाने पर मुहसिन के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी। चलिए हम केक काटते हैं। अलीसा मुहसिन का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास से कर आई तो मुहसिन ने पहले अलीसा का हाथ थामा, फिर टेबल से छुरी उठाई और अलीसा के हाथ में छुरी थमाई और फिर अलीसा का हाथ थाम कर केक काटा। केक का पीस काट कर अलीसा ने मुहसिन की जानिब बढ़ाया तो मुहसिन ने थोड़ा सा पीस खा लिया और अलीसा के हाथ से वही केक पकड़ के उसके मुंह में डाला और जानबूझकर उसके होंठों पर क्रीम लगा दी और फिर बगैर अलीसा को समझने का मौका दिए उसके कमर में हाथ डाले अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर झुक गया, जबकि मुहसिन के इतने शदीद रद्द अमल पर अलीसा ने उसके कंधों से उसे मजबूती से थामा था। मुहसिन उसके होंठों का जाम पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि अलीसा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो अलीसा की सांसें ऐसे पी रहा था जैसे बरसों का प्यासा हो, और शायद वो उसकी सांसों को कैद करके उसकी सांसों को रिहाई देना भूल गया था, जबकि अलीसा की जान पर बन रही थी। अगर एक मिनट और वो उसे ना छोड़ता, यकीनन उसने बेहोश हो जाना था। अलीसा की रुकती सांसें महसूस करके मुहसिन ने नरमी से अपने होंठ उसके होंठों से जुदा किए तो अलीसा लंबे लंबे सांस लेती उसके सीने से सर टिका गई, जबकि मुहसिन खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। बहुत मज़े का केक था। मैंने आज तक ऐसा टेस्टी केक नहीं खाया। मुहसिन अलीसा के नम होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए सोमानी अंदाज में बोला तो अलीसा ने उसके बाजू पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। बहुत बेशरम है आप। अलीसा अपना सुर्ख चेहरा मुहसिन के सीने में छुपाती हुई बोली। अभी कहाँ बेगम, अभी तो पूरी रात पड़ी है बेशर्मी दिखाने के लिए, और आज मैं तुम्हें अपनी पूरी बेशर्मी दिखा दूंगा, ठीक है ना? मुहसिन का ये बेबाक अंदाज बेबाक बातें अलीसा से बर्दाश्त करना नामुमकिन सा काम था। मुहसिन ने टेबल से केक पकड़कर अलीसा के हाथ पर रखा और फिर चुपकर नरमी से उसे अपने पासों में उठा लिया तो अलीसा ने घबराकर मुहसिन की जानिब देखा। बेगम, रिस्क ज़ाया करना सबसे बड़ा गुनाह है। इसे हम अपने रूम में लेके जाएंगे और फ्रिज में रख देंगे, और जब तुम्हें भूख महसूस हो तब तुम निकाल कर खाओगी। वैसे मैं तुम्हें महसूस होने नहीं दूंगा, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मुहसिन एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि उसकी बेबाक बातों पर अलीसा मजीद सुर्ख पड़ रही थी और उसका ऐसा सुर्ख पड़ना मुहसिन को बेईमान करने का सबब बन रहा था। मुहसिन अलीसा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और अम्मी से बेड पर बिठाया, उसके हाथों से केक पकड़कर कमरे में बड़ी मिनी फ्रिज में रखा और अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाल दिया। अपनी टाई ढीली करता वो बच्चों तक आया। उन दोनों को एक नज़र देखकर वो दोबारा लीसा की तरफ बढ़ा और अब की बार वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि उसकी हरकत करते हाथों को देखकर अलीसा की जान निकल रही थी। मुकसिम अलीसा की जानिब झुका तो अलीसा ने अपना रुख बदलना चाहा, जबकि मुकसिम उसका ये इरादा भी नाकाम बना चुका था। क्या ज़रूरत थी इतना खूबसूरत लगने की बेगम? मैं तो आगे एक महीने से अपने मुज़ोर जज्बों को बहुत मुश्किल से लगाम दिए बैठा था, मगर तुम मेरे सामने परी पैक कर बनकर खड़ी हो गई। अब तुम्हें मेरे मुज़ोर जज्बातों को अपने नाजुक वजूद पर झेलना ही पड़ेगा, हर हाल में। मुकसिम उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। मीर प्लीज़। अलीसा ने मुकसिम को रोकना चाहा। नहीं बेगम, अब तो हरगिज़ नहीं। मुकसिम बोलता उसके होंठों पर झुका और दोबारा उसकी सांसें कैद कर गया। मेरे लिए इतना सब्र काफ़ी है जो मैंने तुमसे दूर रहकर कर लिया है। मुकसिम अपनी शर्ट उतार कर दूर उछालता हुआ बोला और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके दोबारा अलीसा पर झुका, जबकि अपनी हर मसम्मत बेकार जाती देखकर अलीसा मुकसिम की पनाहों में सुकून से आंखें मूंद गई और अपना आप उसके हवाले कर गई। कुछ माह बाद मुकसिम अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर अब्दुल्ला और अनाया बैठे दिखाई दिए। वो खुद से नहीं बैठ सकते थे क्योंकि अभी वो सिर्फ 6 माह के थे,
इससे अलीसा ने उनके दाएं बाएं तकिए रखकर उन्हें बिठाया हुआ था। वो दोनों जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मुक्सिम को कमरे में दाखिल होता देखकर दोनों बाजू उठाए तेजी से हाथ पाँव मारने लगे और मुक्सिम की जानिब बढ़ने की कोशिश करने लगे, जबकि उन्हें अपनी तरफ ऐसे आता देखकर मुक्सिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। उससे अपना कोट उतारकर साइड पर रखा और जल्दी से बेड पर उनके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बच्चों? मुक्सिम थोड़ा सा झुकते हुए उनकी जानिब देखते हुए बोला, तो दोनों ही खिलखिलाए और फिर तेजी से अपने हाथ पाँव मारने लगे। मुक्सिम ने मुस्कुराकर पहले अनाया को उठाया और फिर अब्दुल्ला को, और दोनों के गाल चूमे तो उन दोनों की खिलखिलाहट सारे कमरे में गूंजने लगी। अलीसा जो उन दोनों के कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी, उन दोनों के खिलखिलाने की आवाज़ पर अलमारी से थोड़ा सा सर निकाल कर बाहर की जानिब देखा तो मुक्सिम ने उन दोनों को उठाए उनके साथ मस्ती करने में मसरूफ़ था। उन्हें ऐसे देखकर अलीसा मुस्कुराई और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दी, कदम उनकी जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा मुक्सिम के करीब आती मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम सलाम बेगम। मुक्सिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। खैर है, आज ये दोनों कमरे से बरामद कैसे हो गए? मुक्सिम का इशारा अब्दुल्ला और अनाया की तरफ था, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था कि वो दोनों कमरे में मौजूद हों। वो सिर्फ सोते वक्त ही कमरे में मौजूद होते थे, वरना इफ़रा और बाकी सब तो उन्हें कमरे में रहने ही नहीं देते थे। हाँ जी, बस अभी थोड़ी देर पहले फरी छोड़ कर गई थी, कपड़े चेंज करने थे और फिर ये लोग खेलने लग गए। अलीसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आप इन्हें छोड़ें, आप पहले फ्रेश हो जाएं। अलीसा मुक्सिम से अनाया को पकड़ती हुई बोली। तो मुक्सिम ने अब्दुल्ला को अनाया के साथ बिठाया और खुद फ्रेश होने चला गया, जबकि अलीसा उन दोनों के साथ खेलने लगी। मुक्सिम फ्रेश होकर बाहर निकला तो अलीसा उन दोनों के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। मुक्सिम अपनी इस मुकम्मल दुनिया को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा और चलता हुआ उनके करीब आया और अलीसा के बिल्कुल साथ बैठ गया। बेगम, अपने बच्चों से नज़र हटाकर कभी ये नजर करम अपने शोहर पर भी कर लिया करो। वो बेचारा मासूम तुम्हारे प्यार को तरस ही जाता है। मुक्सिम अलीसा को अपने हज़ार में लेता हुआ शरारत से बोला तो अलीसा ने आंखें छोटी करके मशकूक नज़रों से उसे घूरा। अब ऐसे घूरो तो नहीं बेगम, सच ही बोल रहा हूँ। मुक्सिम उसे अपने करीब करते हुए उसके गाल पर लब रखते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं। अलीसा मुक्सिम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती हुई बोली, तो मुक्सिम ने उसे अपने और करीब कर लिया। नहीं यार, वो भी छोटे हैं, उन्हें क्या पता। मुक्सिम उसके दूसरे गाल पर रब रखते हुए बोला, ये सिर्फ आपको लगता है, एक बार सामने तो देखिए। अलीसा के कहने पर मुक्सिम ने सामने अपने बच्चों की तरफ देखा तो अब्दुल्ला पूरी तरह मुक्सिम को घूर रहा था, जबकि अनाया अब्दुल्ला की तरफ देख रही थी। छोटे चूजे, शर्म नहीं आती? अपने बाप को ऐसे घूरते हो? आंखें नीची करो। मुक्सिम बहुत रौब से बोला, जबकि मुक्सिम के बोलने पर अब्दुल्ला दोनों हाथ ऊपर उठाता अपनी ही जुबान में कुछ बोलने लगा। शायद वो मुक्सिम को मना कर रहा था कि उसकी माँ को छोड़ दे। देख, मेरी बात सुन। तेरी माँ होने से पहले ये मेरी बीवी है और सबसे ज़्यादा हक रखता हूँ मैं इस पर। और मैं तेरा बाप हूँ साले, मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत किया कर। और ये अब्बा अब्बा वाली लैंग्वेज उसके साथ बोला कर जिसे ये समझ आती है। मुझे तेरी चाइनीज़ लैंग्वेज की बिल्कुल समझ नहीं आती। मुक्सिम अब्दुल्ला की तरफ देखते उसे डांटते हुए बोला और अलीसा के गिर्द अपनी गिरफ्त और सख्त की। मीर छोड़ें। अलीसा मुक्सिम की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। अपनी माँ को अपने बाप की बाहों में ऐसे तड़पता देखकर अब्दुल्ला घुटनों के बल चलता हुआ मुक्सिम तक आया और उसके घुटने पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जब उससे खड़ा ना हुआ गया तो जोर जोर से अपने दोनों हाथ मुक्सिम के घुटने पर मारने लगा, जैसे कह रहा हो कि छोड़ो मेरी माँ को। तुझे शर्म नहीं आती? तो अपने बाप पर हाथ उठा रहा है। चल पीछे होके बैठ, जल्दी कर। मुक्सिम अब्दुल्ला को पूरी तरह घूरते हुए बोला, जबकि मुक्सिम को बोलता देखकर वो जोर जोर से अपने हाथ मारने लगा। जबकि अब उसके साथ अनाया चलती हुई मुक्सिम तक आई और अपने भाई के साथ बैठकर वही काम करने लगी। मुक्सिम ने हैरत से अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा। सही है मेरी शहजादी, तुम भी अपने इस अफलातून भाई के साथ मिल जाओ। ये तो मेरा दुश्मन अव्वल है, तुम भी इसके साथ ही मिल गई। मुक्सिम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, जैसे उससे शिकवा कर रहा हो, जबकि वो दोनों मुक्सिम की टांगों पर अपने दोनों हाथ मार रहे थे, जबकि देख अलीसा की तरफ रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे करते देखकर अलीसा और मुक्सिम की बाहों में पूरी तरह फड़फड़ा रही थी। ना बेगम, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने का लगा, फिर चाहे तुम्हारी ये औलाद जितनी मर्जी जतन कर ले। मुक्सिम अलीसा को कसकर अपने गले लगाता उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, मीर छोड़े मुझे, आपको शर्म नहीं आती? अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। ना बेगम, मुझे शर्म नहीं आती। अगर मैं शर्म कर लेता तो तुम्हारी ये औलाद कहाँ से आती?
मुगसिम अपने बाजू में अब्दुल्ला को खींचते हुए बोला, जबकि वो तेज़ी से अलीसा की जानिब लिपटने की कोशिश करने रहा था। मुझे और अपनी माँ को डिस्टर्ब करता है, शर्म तो नहीं आती? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। मुगसिम एकदम अलीसा को छोड़कर अब्दुल्ला की जानिब मुतवज्जा हुआ और ज़ोर-ज़ोर से उसके दोनों गालों को चूमा, तो बेचारा रोने वाला हो गया, जबकि दोनों गाल सुर्ख पड़ गए थे। अब्दुल्ला अपने होंठ बाहर निकाले अलीसा की जानिब देखने लगा। मीर, आप कितने ज़ालिम हैं! मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊँ। अलीसा मुगसिम से अब्दुल्ला को पकड़ती हुई बोली और मोहब्बत से उसका सर चूमा, जबकि अनाया बड़ी फुर्सत से चढ़कर मुगसिम की गोद में बेशुमार हो चुकी थी। अपनी औलाद को समझा दो बेगम, वरना मैं इससे भी ज़्यादा जालिम बनूंगा। मुगसिम हंसते हुए बोला और अनाया को अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ उछालने लगा, जबकि वो जोर जोर से किलकिलाने लगी। अनाया घर में सबसे ज़्यादा मुगसिम से अटैच थी। उन बाप बेटी का प्यार ही अनोखा था, जबकि चांद से वो इफ्रा अब्दुल्ला के पीछे पागल थे और अब्दुल्ला अपनी माँ के पीछे पागल था। वो अपनी माँ के करीब किसी को नहीं देख सकता था, जबकि चांद साहिब के पास वो आराम से चला आता था। चला तो मुगसिम के पास भी जाता था, मगर जब अपनी माँ को उससे करीब देखता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। आपको ना समझा दूँ मैं, और खबरदार अगर आपने आइंदा मेरे बेटे से ऊंची आवाज़ से बात की तो। अलीसा अपने बेटे का सर चूमती हुई बोली। समझा देना बेगम, मगर अभी नहीं, रात को। मुगसिम अलीसा की तरफ देखते एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि उसकी इस बेबाकी पर अलीसा एकदम सुर्ख पड़ गई थी। आपको तो बिल्कुल ही शर्म आती ही नहीं। 2 बच्चों की बाप है, बाप। अलीसा ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। बेगम, अगर मैं 2 बच्चों का छोड़कर 50 बच्चों का भी बाप बन जाऊं, तो यकीन मानो तब भी शर्म नहीं आएगी। अल्लाह माफ़ करे, अभी आप 2 बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप 50 बच्चों की बात कर रहे हैं। अलीसा मुगसिम की तरफ हैरानी से देखकर बोली। बेगम, ये मेरी औलाद है, मैंने इन्हें बर्दाश्त करना नहीं बल्कि इन्हें पालना है। तुम और मेरी औलाद ही मेरी पूरी दुनिया हो, ये बात कभी मत भूलना। मुगसिम अलीसा के बाजू से अब्दुल्ला को लेते हुए बोला और उसके पेट में गुदगुदी करने लगा, जबकि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और मेरी दुनिया आप लोग हैं। अलीसा मुगसिम और बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली और मुगसिम के करीब होती उसके सीने पर सटीका गई। मुगसिम अपने बच्चों के और अलीसा के गिर हसार बांधता मुस्कुराने लगा। अल्लाह पाक ने इफ्रा और जहाँ को एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था और वो दोनों अपनी औलाद के साथ बहुत खुश थे। हवेली में उन तीनों बच्चों की हर वक्त खिलखिलाहटें गूंजती रहती, जबकि बीजान अपनी मुकम्मल फैमिली को देखकर खुदा से एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें हर बुरी नज़र से दूर रखे और उन्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि ये जो खुशियाँ उन्हें उनके बच्चों से मिली थी, उन खुशियों के लिए वो तरस सी गई थी। उन्हें लगता था शायद उनकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, मगर इस हवेली में दोबारा खुशियाँ नहीं आएंगी। मगर कहते हैं ना कि खुदा उसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो हमें वो अता करता है जो हमारी औकात से भी बढ़कर होता है। वो चारों अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश थे, जबकि दूर खड़ी किस्मत उनकी खुशी पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी दुआओं पर कुन फरमाया गया था और उनका सफ़र कुन का था और उन्हें बेहतर से बेहतरीन नवाजा गया था।